Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadha and I am with Avinash Rawat. अविनाश ने क्वालिफाई किया है दो एग्जाम, डबल एओ उत्तराखंड से एंड सेकंड क्वालिफाई किया आईबीपीएस एएफओ एंड ही गोट क्वालिफाइड इन पंजाब नेशनल बैंक। हम जानेंगे आज के अविनाश की स्ट्रेटजी क्या थी कि उसने एक साल के अंदर दो एग्जाम क्वालिफाई किए और क्या क्या स्ट्रगल फेस करी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और वो सब बातें जो आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर हेल्प कर सकें। So before I start, Avinash, I would like to congratulate you for qualifying 2 exam in a year. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने से पहले तो यही पूछूंगा कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है दो एग्जाम क्वालिफाई होने पर, और जब तक नहीं हुआ था तब कैसा फील करते थे? नहीं सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डबल ए तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या तैयारी मेरी एएफओ के लिए थी शुरू से, बस ये साइड में आ गया एक और चीज़, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके लिए पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्राउड हैं। बढ़िया बात है, दैट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट। ओके, अभी ना स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री से स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी और प्री के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? सर, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था अभी, तो प्री मैंने इससे पहले 2 बार क्वालिफाई कर चुका था। तो सर प्री के लिए मैंने जब लास्ट ईयर सर मेरा ओवरऑल में रह गया था 2 नंबरों से, तो मैंने जनरल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट किया था। सोच रहा था जनरल बैंकिंग कर लेता हूँ, बट फिर मैंने उसमें मुझे किसी ने समझाया कि आप एएफओ में 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो एएफओ की तरफ ही जाओ आप। तो वहाँ पे मैंने 1-2 महीना अराउंड जनरल बैंकिंग की तैयारी करी थी, तो मेरा प्री स्ट्रॉन्ग था। पर प्री के लिए सर मैंने स्ट्रेटजी ये करी थी कि आपको, जो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में देखा है कि इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। उसमें मैंने देखा कि जब वो ये हमारे स्पॉटिंग एरर होता है वो सब कर लेते हैं, पर उनकी जो रीडिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, और वो अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत सारे एरर होते हैं उसमें। फ्रीक्वेंट मतलब फ्लुएंसी से नहीं पढ़ पाते हैं बिल्कुल अच्छे से, और बहुत एरर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं वो बोलूँगा कि अपने रीडिंग पे काम करें, जोर जोर से बोल के पढ़ें, और किसी को बैठा लें सामने कि उसे पता चल पाए कि आपने अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो चीज़। तो इंग्लिश में तो मैं यही कहूँगा कि, और मैंने इस बार इंग्लिश का पेपर देते समय ये चीज़ में ध्यान रखता था कि मैं कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कभी पहले नहीं करता था। मैं पहले 20 मिनट का जो मेरा टाइम स्पेंड रहता था उसमें मैं एक नंबर के स्पॉटिंग एरर हो गए, वो सब चीज़ें होते हैं वो करता था। उसके बाद 20 मिनट के बाद मैं रीडिंग उसमें ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन में जाता था, और जो रीअरेंज होता था वो मैं लास्ट में करता था, क्योंकि मुझे हमेशा उसमें दिक्कत होती थी, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था, तो मैं जाता था। सर मेरी ये स्ट्रेटजी थी, और मैं मतलब हमेशा से 18 इस बार स्कोर किया था मैंने इसमें इंग्लिश में। तो और रीजनिंग के लिए सर ये था, मेरे को डायरेक्शन लेफ़्ट राइट और ये डायरेक्शन में बहुत कन्फ्यूज़न होती थी हमेशा से। तो मैंने 1 महीना तो पहले 15-20 दिन मैंने इसके ऊपर काम किया, पज़ल्स के ऊपर बहुत काम किया मैंने। दिन की 5-5 10-10 पज़ल बनाता था, फिर भी मुझे नहीं लगा कि मतलब मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ अगर मुझे निकालना है। तो मैंने उसके बाद 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो मैं उनकी तरफ शिफ्ट किया। मैंने उनको पहले एक बार सारे कंप्लीट किए, फिर उसके बाद मैंने जो एग्ज़ाम देता था, मॉक टेस्ट देता था, तो मैंने उसमें पज़ल को बिल्कुल ही स्किप कर दिया कि मैं पज़ल करूँगा ही नहीं। पहले मैं 1-1 नंबर के सारे करूँगा, फिर उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला और जो अगर एक बार सारी पज़ल देख भी लेता था, फिर उसके बाद जो होता था वो करूँगा। तो इस बार मैंने वो स्ट्रेटजी करी थी, और इस बार मेरा अच्छा गया था। इस बार मैंने हाईएस्ट प्री में 26 स्कोर किया था आई थिंक, और हाईएस्ट ही गया था मेरा इस बार प्री में। और टाइम में हमेशा 15-20 पे ही अटक जाता था, इस बार मैंने हाईएस्ट किया था उसमें। और क्वांट के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अर्थमेटिक को बिल्कुल वो मत करो, लाइटली मत लो, अर्थमेटिक ही पकड़ो आप। रीडिंग को वो होते हैं हमारे डीआई वगैरह होती हैं, वो कई बार तो ईजी आती है और कई बार अटका देती है, वो आपको बहुत टाइम ले लेती हैं। और इस बार जैसे हमारी कट ऑफ ऊपर गई थी काफ़ी ऊपर, तो अगर आप एक डीआई में फंस गए तो बहुत चांसेस है कि आपके कम नंबर रह जाएंगे उसमें। तो पहले अर्थमेटिक को करो, क्योंकि अगर आपको छोड़ना भी ज़्यादा ज़्यादा अर्थमेटिक आपका 30 से 40 सेकंड लेगा, आपको पता चल जाएगा नहीं होने वाला, उसको स्किप कर सकते हो आप। बट डीआई अगर आपने लगा दिया, आपको ऐसा 3-4 मिनट तो आप पहले से दोगे कि कर ही लूँगा, इतना नॉर्मल। फिर अगर नहीं हुआ तो 3-4 मिनट आपके ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अर्थमेटिक के कर लें, और उसके बाद जो हमारा स्पीड मैथ्स आती वो करें, फिर उसके बाद एक डीआई, एक अच्छी सी कोई डीआई देख के वो कर रहे हैं आप बस। तो इस बार भी मेरे उसमें 24 नंबर अराउंड ऐसे स्कोर किए थे मैंने मैथ में। तो ये मेरा स्कोर था सर, और ये मैं स्ट्रेटजी सबको बोलूँगा। थैंक यू सो मच अविनाश, काफी अच्छा आंसर था आपका, बिकॉज आपने इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों का ही कवर कर दिया है। बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी इस बात को जान के कि जिस पोर्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, आई थिंक वही आपकी पावर बन सकता है अगर हम उस पर प्रैक्टिस करें तो। थैंक यू सो मच।
प्री के बाद मेंस पे आऊँगा। हाँ, प्री के लिए जैसे आपने बताया उसी तरह से मेंस चैलेंजेस ऑब्वियसली प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर मेंस के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि पहले तो मॉक टेस्ट आपको मस्ट होने चाहिए, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सर मैंने तो लास्ट के टाइम पे दीक्षा मैम से ही बोला था कि एक अलग हमारे सेशन लगाओ जिसमें खाली मॉक टेस्ट लगाएंगे। दीक्षा मैम ने भी काफ़ी हेल्प की थी। तो मॉक टेस्ट मैं कहूँगा कि बहुत मस्ट हैं, और मॉक टेस्ट के बाद आपको जो जिस तरीके से उसे रिवाइज करते हैं, मतलब एक बार आपको देखना होता है, तो वो बहुत डिटेल में देखिए कि जो आपने क्वेश्चन सही करे वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन गलत करे उनको देखो कहाँ पे कैसे गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको एक तरीके से ऐसे देखो कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है पर मैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकता था, क्या क्या की पॉइंट्स में पकड़ सकता था उसमें, ताकि कई बार ऐसा होता है आपको गैस लेने पड़ जाते हैं वहाँ पे, तो ये आपकी गैसिंग स्किल बहुत इंप्रूव करेगा एक तरीके से। तो मैं तो ये करता था सर, आधा एक घंटा मेरा इसी में लगता था, मैं किस तरीके से कीवर्ड्स क्या क्या पकड़ सकते थे ताकि मेरे को आंसर की तरफ आ जाए। एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप लगा सकते हो। जितने मॉक दोगे आपको पता चल जाएगा आप कितनी क्या क्या चीज़ें नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कवर करोगे। और सर बाकी पढ़ाई के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट लो, जैसे मैंने ACC के नोट्स हैं मेरे, तो आप जब उनको अच्छे से कर लिया आपने, जैसे 100 में से अगर आपको इतना यकीन हो जाए कि मैंने 80 to 90% कवर कर लिया है, उससे ऊपर तो मुश्किल हो जाता है करना, तो उतना आपने कर लिया, तो उसके बाद आप किसी दूसरे सोर्स की तरफ जाओ। और अगर दूसरा सोर्स अगर आप कोई ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जिसमें थोड़ा डिटेल में हो, डिस्क्रिप्शन में हो। खाली पॉइंट टू पॉइंट तो AC में भी काफ़ी देर का है, तो थोड़ा डिटेल में जाओ, ताकि जिससे इस बार मेंस का पेपर आया था वो काफ़ी डिटेल था, आपको खाली पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिले थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो उसमें आपको अच्छा होगा और आपके एक बेसिक जो जजमेंट होता है वो अच्छा बन जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी उसके लिए मेंस की। थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाले क्वेश्चंस अविनाश से पूछ के। द रीज़न इज कुछ डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं एंड आई डू अग्री। मैं खुद ऐसा कहता हूँ कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए। बट अविनाश ने सेकंड सोर्स की बात करी, बट अच्छी बात यह है कि सेकंड सोर्स अक्सर जो बच्चे लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, एक नोट्स पढ़ लिए, दूसरे नोट्स पढ़ लिए, अल्टीमेटली नोट्स तो नोट्स ही है। हम भी एग्जैक्टली ऐसा करते हैं, जहां पे डिटेल में लिखा गया उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन को उठाओ और बुक में डाल दो। तो इफ यू गाइस वांट टू फॉलो एज ही सेड, डिटेल के अंदर मतलब टेक्स्ट बुक जो स्टैंडर्ड है उनको अदर सोर्स के रूप में फॉलो कर सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज्यादा बढ़े। नोट्स वाले केस में गो विद सिंगल सोर्स। प्लस अविनाश ने एक और बात करी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गेस वर्क कर सकते हो, बट ये चीज ध्यान रखना, जो लोग फ्रेशर हैं इस बात को सुन के इस बात पे मत चल रहे हैं गेस वर्क, बिकॉज उसने उससे पहले कंडीशन भी लगाई कि बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज चेक करो कि किस कारण से आप आंसर नहीं कर पाते, तो यू विल बी हैविंग योर कीवर्ड्स। वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, कॉपी नहीं किया जा सकता इसे, ये आपको प्रैक्टिस से बनानी पड़ेगी। तो अगेन मेक श्योर कि गेस भी करोगे तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस है, एंड यस प्रैक्टिस के बाद गेस किया जा सकता है, वो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या किसी और तरीके से, बट दैट कम विद प्रैक्टिस। ओके अविनाश, मूविंग फॉरवर्ड द लास्ट स्टेज, प्री क्वालिफाई हो गया, मींस हो गया, इंटरव्यू के बारे में दो चीजें बता दीजिए। एक तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करी, सेकेंडली एक्चुअल इंटरव्यू जो आपका हुआ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर तैयारी का क्रेडिट तो मैं दूंगा सर उसकी वजह से, मतलब जब सबसे पहला इंटरव्यू मैंने दिया था, 3 इंटरव्यू थे मेरे, सबसे पहला इंटरव्यू दिया था, उस समय मेरे को मतलब आज तक अपने आप को कभी एक्सप्लेन किया नहीं था किसी को, कुछ भी कर दिया, बाद में सोचा कि क्यों किया, ये कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। तो तब उस समय मेरे को 11 नंबर स्कोर किए थे। फिर बाद में आई थिंक उससे मेरी बातें स्टार्ट हुई थी, तो हर चीज़ का मुझे समझाना पड़ जाता था कि क्यों किया, ये क्या सोच के किया, ये क्या किया। तो उससे मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। तो पहले ईयर तो सर आपके साथ भी ऐसी हमारा होता तो सर फिर उसके बाद वो चीज़ें मुझे पता चलने लग गई, मतलब कुछ भी काम करो सोच समझ के करना, और उसके बाद मतलब अपने आप जो एक्शंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर सकता था लोगों को। तो आई थिंक वहाँ से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुई थी। प्लस इसके अलावा जो जनरल बैंकिंग में मतलब इंटरव्यू के टाइम पे देखते हैं, वो आपका नॉलेज नहीं चेक करेंगे वहाँ पे, आपकी किस तरीके से आप सिचुएशन को टैकल करेंगे। अगर मुझे इस बार इंटरव्यू में वो काफ़ी प्रेशर कर रहे थे, पता नहीं क्या था उनका, तो मुझे काफ़ी चीज़ को लेके पूछ रहे थे कि ये है, अगर ऐसा नहीं होगा, नहीं मुझसे हर चीज़ में डिसएग्री कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी फॉर्मली बोला था, सर ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे जो लगता है मैंने आपको वो बताया। तो वो सब चीज़ें मैंने करी थी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप अपने आप को
ज़्यादा मतलब लोगों से बातें करो, उनको समझाओ अपनी बातें। आई थिंक वो चीज़ें इनफ होंगी। और कॉन्फिडेंट रहो, आपको ज़्यादा वहाँ पे ऐसा नहीं शो करना है कि मुझे ज़्यादा आता है, मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ऐसा नहीं। आप एक जेंटल स्माइल, मतलब अच्छे से स्माइल करो, वहाँ पे अच्छे से बातें करो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच। अविनाश ने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अगेन कुछ नया आंसर मिल रहा है। यहाँ भी मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा, अविनाश ने नाम लिया, अविनाश ऑफलाइन का स्टूडेंट है। इसके साथ ही क्लास में जो प्रिपरेशन कर रही थी, और जहाँ तक मुझे मेरे हिसाब से पता है, ये दोनों ही बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। लेकिन ये जरूर नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सेलेक्ट हो जाएंगे। रीजन 99% हार्डवर्क के साथ 1% लक हमेशा होता है। बिकॉज जो बच्चा 10 नंबर से रह जाता है वो लक नहीं था, वो उसका हार्डवर्क में कमी थी। बट जब लोग 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं ना, वो ऑब्वियसली 1% लक फैक्टर होता है। नहीं लग पाया, थर्ड ईयर में सेलेक्ट हुआ। बट एज आई नो, दोनों ही हार्ड वर्किंग थे और मैं दोनों से एक्सपेक्ट करता था कि ये सिलेक्शन लेंगे। तो मैं ये वाली बात क्लियर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दोनों ही ये मैच्योर थे। तो इसने नाम लिया एक फीमेल फ्रेंड का, पर इन दोनों ने अपनी कंपनी को इस तरह से यूज किया कि एग्जाम क्वालिफाई कर सके। अगेन, जैसे मैं गेस वर्क के लिए आपको बता रहा था कि गेस वर्क प्रैक्टिस के बाद होना चाहिए, तो आपको भी अगर लगे कि अविनाश के साथ फीमेल फ्रेंड ने हेल्प करी, इसके लिए भी आपको बहुत सारा डिटर्मिनेशन चाहिए और मेच्योरिटी चाहिए कि आप उस कंपनी को उस तरह से यूज कर सके जो आपको आगे जाके फायदा करे। एंड अविनाश ने कुछ और भी कह दिया, कहता पहले साल तो आपके साथ ऐसा ही था, क्योंकि अविनाश ऑफलाइन स्टूडेंट है। तो 2 से 3 साल पहले थी थोड़ी सी पॉलिटिक्स, है ना, लेकिन हमने वो पॉलिटिक्स हटा दी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अविनाश लास्ट ईयर भी यहाँ पे था एंड वी हैड गुड रिलेशन। बट वो शुरुआत में थोड़ा खराब करने वाले असामाजिक तत्व थे, उसमें ना मेरी गलती थी ना अविनाश की। बट वो होता है ना, कुछ कुछ आ जाते हैं बीच में उत्प्रेरक टाइप लोग, वो भड़का के निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि लड़ाने वाले का कुछ नहीं जाता, लड़ने वाला कुछ नहीं रहता। वैसा ही शायद हमारा हुआ, बट वी हैड गुड रिलेशन आफ्टर दैट। अविनाश, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लास्ट क्वेश्चन ये कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो वही, आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता होने चाहिए। जिनका इंग्लिश मतलब प्री अच्छा है तो वो ज़्यादा फोकस मेंस में करें। और मेंस में भी ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रहो। अगर आपका मेंस भी मतलब अच्छा है, आपने कॉलेज में अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ठीक है, आप अपने कॉलेज के नोट्स के साथ जा सकते हैं और एसीसी के नोट्स भी पढ़ना। और अगर आपका प्री स्ट्रांग नहीं है तो प्री को भी आप दे के चलो, आप पॉइंट पकड़ो। आप ऐसा नहीं कि सारा एक साथ करना है, आपने 4-4 घंटे क्लासेस ले रहे हो, वो उतना वो नहीं होता है। कोई पॉइंट पकड़ो, आपको प्री में भी देखना है कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रांग है, क्वांट स्ट्रांग है, रीजनिंग और वो इंग्लिश खराब है, तो आपको उस हिसाब से टाइम दो। हर चीज़ को मतलब वो करके चलो, अच्छे से अरेंज करो अपना टाइम। तो आई थिंक वो चीज़ आपको ज़्यादा मैटर करेगी, आप किस तरीके से। और अपने आप को पुश करते रहो हमेशा, कभी अपने आप को ये मत बोलना कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ बहुत है ये चीज़। अपने आप से जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए तो आई थिंक वो चीज़ें आपको वहाँ से आप नीचे ही आओगे, उसके बाद वहाँ से ऊपर नहीं जाओगे आप। ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा सब स्टूडेंट्स को। Thank you so much, Avinash. Once again, I would like to congratulate you for qualifying AAO as well as AFO. एंड जितना स्ट्रगल आपने किया अपने इस सिलेक्शन के लिए, सेम टाइम पे उतना स्ट्रगल जब बैंक में जाएंगे तो उन फार्मर्स के लिए और उस एग्रीकल्चर के लिए भी करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके अविनाश, बाय बाय।